हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिंपलेस्ट मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th गणित मंजरी बुक की एक्सरसाइज सेट 3.3 के सभी क्वेश्चंस इजीएस्ट मेथड में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। कहते हैं कि रैशनल नंबर इन्होंने कुछ यहाँ दिए गए हैं और इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले देखो रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर वो सभी नंबर हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। p बाई क्यू मतलब ऊपर दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर हो गया, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। हर नंबर जो भी आप यूजुअली लिखते हो वो सब रैशनल ही होता है। एग्जाम्पल जैसे 2/3, 4/2, 10/15, कुछ भी नंबर। इवन अगर आप 1, 2, 3 जो सिंगल नंबर दिखने वाले हैं ये भी रैशनल ही होते हैं, क्योंकि आप इनको इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हो ना। क्योंकि 1 को आप कैसे लिख सकते हो? 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1। मतलब हर वो नंबर जो आपको सिंगल दिख रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर दिख रहा है, उसके नीचे एक डिनोमिनेटर छुपा हुआ होता है 1 के रूप में। मतलब 1 आप किसी भी नंबर के नीचे लिख सकते हो। तो बेसिकली आप इस फॉर्म में लिख पाते हो, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करने हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट कहता है 2/3 एंड 4/6। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखो यार, इक्वल प्रूव करने के कोई भी रैशनल नंबर है उसके दो मेथड हैं। अगर कोई भी आपके पास आते हैं तो उसके पास दो मेथड होते हैं। वो दो मेथड क्या हैं? वो दो मेथड हैं। मेथड 1 तो होता है मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय सेम नंबर, और मेथड 2 होता है डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय सेम नंबर। ये दो मेथड होते हैं किसी भी रैशनल नंबर को इक्वल प्रूव करने के। ठीक है, तो इन्हीं दोनों मेथड को यूज करके हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को इक्वल प्रूव करेंगे। देखो, सबसे पहले उठाते हैं 2/3 और 4/3। देखो, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि एक छोटा है फ्रैक्शन 2/3, एक बड़ा है 4/6। हम इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलो लेट्स अप्लाई मेथड 1, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय सेम नंबर। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इक्वल आना है, हमें इन दोनों को इक्वल लाना है। तो अच्छा ये बताओ, मल्टीप्लाई इस वाले फ्रैक्शन को करूं या फिर इस वाले फ्रैक्शन को करूं ताकि ये दोनों इक्वल आ जाएं। अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन को और नंबर से मतलब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना इस नंबर को, हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। तो चलो कर देते हैं। 2/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। और हमें चेक क्या करना होता है मल्टीप्लाई करते टाइम? सिर्फ एक बात चेक करनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन जाए जो दूसरा डिनोमिनेटर है उसके। तो देखो, 3 को 6 बनाने के लिए मैं 3 को किस से मल्टीप्लाई करूं? ऑब्वियसली 2 से। तो देखो 3 × 2, तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया है तो मुझे ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 × 2 = 4 एंड 3 × 2 = 6। ये हमारी ये टर्म बन गई है। तो ये देखो, दूसरी टर्म के ऑब्वियसली अपने आप इक्वल आ गया। तो दूसरी टर्म क्या थी? 4/6, जो कि ऑलरेडी 4/6 है ही। तो हमारी दोनों टर्म इक्वल हो चुकी हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 2/3 = 4/6। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट 2 में क्या कहते हैं। 5/4 एंड 10/8 ये दो हैं। अब देखो, इसमें भी सेम ही मेथड है हमारे पास। इन दो मेथड में से एक कोई भी लगा सकते हैं हम, जो भी इजी लगे आपको। 5/4 है, इसको 10/8 बनाना है, या 10/8 को मैं 5/4 भी बना सकता हूँ। दोनों ही मेथड लग जाएंगे। चलो इस बार दूसरा लगाते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किसको करें? डिवाइड करेंगे तो छोटा होएगा, तो इसका मतलब जो बड़े नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो हो सकता है तो डिवाइड, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है डिवाइड। देखो 5/4 को तो हम एज इट इज रहने देंगे, 5/4 ही, इसको तो एज इट इज रहने दो। अब जो 10/8 है उसको डिवाइड करेंगे किससे? देखो, ये दोनों नंबर जो ऊपर नीचे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये किस नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं डिवाइड। और हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो हम इक्वल इसके जैसे ही बना लेंगे, इसके डिनोमिनेटर के। ये दोनों डिनोमिनेटर जैसे ही हम सेम करेंगे तो नंबर अपने आप इक्वल आ जाएगा, अगर वो इक्वल होगा तो। ठीक है,
तो इसको 8 को हमें 4 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर को तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन क्या ऊपर वाला भी 2 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल, 10 2 से डिवाइड होता है। मतलब एक सिंपल भाषा में कहें तो हम दोनों को काट रहे हैं 2 से, ठीक है, तो काट दो फिर 2 से। डिवाइड बाई 2 लिखना तो लिखो, अदरवाइज ऐसे ही काट दो। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, ऐसे ऊपर नीचे काट सकते, तो फाइनली आ गया 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देयरफॉर 5/4 इज इक्वल्स टू 10/8, बोथ आर इक्वल, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, -3/5 एंड -6/10। देखो माइनस, इस क्वेश्चन में माइनस लगे हुए हैं दोनों जगह। एक बात हमेशा ध्यान रखना, माइनस चाहे ऊपर वाले के साथ हो या नीचे वाले के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस इन दोनों के ही साथ है, मतलब एक ही माइनस है, ठीक है। वो इस टर्म के साथ है जो 3/5 लिखी हुई है ना, इसके साथ ही ये नेगेटिव लगा हुआ है, चाहे ये ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो ये भी बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मेथड कौन से करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते चलो। हमें बस क्या देखना होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो ये एक डिनोमिनेटर 5 है, एक डिनोमिनेटर 10 है, और कुछ मत देखो, एक डिनोमिनेटर 5 एक डिनोमिनेटर 10। 5 को 10 के इक्वल कैसे लाते हैं, 5 को 2 से गुना कर दो, तो 5 को 2 से गुना करोगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो -3/5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो -6 लिख लेते हैं, और 5 2 ज़ा 10, ये आ गया। और वो इक्वल है ही -6/10, तो खुद ही -6/10 ही है, इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो ये दोनों आ गए सेम। देयरफॉर -3/5 इज इक्वल्स टू -6/10। पार्ट 4 देखते हैं। इस बार कहता है कि 9/3 एंड 3। देखो जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि चाहे नंबर कुछ भी हो, उसको हम रैशनल p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके सामने 2 लिखा हुआ है तो वो दरअसल 2/1 लिखा हुआ है, आप जब भी ये 1 है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये असल में 3/1 हो गया। तो अब 3/1 हो गया, तो अब हमें बेसिकली ये लिखने का पर्पज़ ये है कि हमें डिनोमिनेटर दिख गया कि भाई डिनोमिनेटर 1 लगा हुआ है और यहाँ डिनोमिनेटर 3 है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना, और जो वही मेन काम है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, 1 को 3 से इक्वल कैसे करें, क्या 3 को मैं डिवाइड कर दूं 3 से, बिल्कुल ऐसा भी कर सकता हूं मैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई करना इजी लगता है, डिवाइड थोड़ा सा ना मल्टीप्लाई से, हालांकि इजी है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई फिर भी मल्टीप्लाई है यार, कोई टेंशन ही नहीं। तो हम इस वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो 9/3 है, उसको हम एज इट इज रहने देते हैं 9/3 ही, लेकिन जो 3/1 है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 और 1 3 ज़ा 3, ये इक्वल आ गया 9/3। तो देयरफॉर 9/3 इज इक्वल्स टू 3, ये आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। कहता है कि फाइंड द सम फाइंड करना हमें 2/5 प्लस 3/10 का सम फाइंड करना है। देखो यार, जब हम सम फाइंड करते हैं ना, जब हम सम फाइंड करते हैं मतलब जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एक और मेथड है, मेथड 3, जो कि यूनिवर्सल मेथड है। यही आपको समझना है, ये मेन मेथड है, और जो कि बहुत इजी है, और आपको फिर उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। यूनिवर्सल मेथड क्या कहता है कि टेक द LCM of both the denominators, take the LCM of both the denominators, मतलब जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 ही रैशनल नंबर होंगे, मतलब इस तरह से 2/5 एक रैशनल नंबर और 3/10 दूसरा रैशनल नंबर, तो 2 रैशनल नंबर हो गए, तो दोनों में एक एक डिनोमिनेटर भी होगा। अब एक एक डिनोमिनेटर है ना, तो इन नीचे वाले डिनोमिनेटर का आपको सिर्फ एलसीएम लेना है, यही से आपका काम स्टार्ट होगा। तो देखो ये मेथड क्या कहता है, एलसीएम लेंगे 5 और 10 का। करने को हम देखो ये मेथड भी लगा सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2, लेकिन हम अभी यूनिवर्सल मेथड से करके दिखाते हैं, जिससे आपके आने वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये मेथड भी आपको आने चाहिए, बीच बीच में इनको भी यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लो, 5 और 10 का एलसीएम आप ऐसे ले सकते हो, देखो 5 और 10 का टेबल लो, 5 और 10 का टेबल अगर लोगे तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20,
ऐसे ही तो करते हैं। इसी तरह 10 नीचे है ना, तो 10 का भी लो, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, बड़े बड़े बहुत सारे हैं। जैसे 5 और 10 का मल्टीपल एलसीएम, अगर एलसीएम ना कहूँ मैं, सीएम कहूँ सिर्फ कॉमन मल्टीपल, तो 50, अगर मैं बोलूँ 50 50, तो 50 बिल्कुल इनका कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि 5 के टेबल में भी 50 आता है और 10 के टेबल में भी 50 आता है। लेकिन यूं तो फिर 500 भी है, 500 भी इसके टेबल में भी आएगा, 10 के टेबल में भी आएगा, लेकिन हमें चाहिए लोवेस्ट, बिल्कुल सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? देखो, क्या 5 है जो 5 और 10 के टेबल में आता है? नहीं। 10 है, बिल्कुल 10 ही है जो 10 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, और उससे छोटा नंबर कोई नहीं है। तो इसका मतलब 10 है इसका एलसीएम। तो बेसिक सा ये मेथड पकड़ लो कि जो छोटे वाला नंबर होगा ना, जो भी जिन दो का आप एलसीएम ले रहे हो, जो छोटे वाला नंबर है ना, उसका बस टेबल बोलते चले जाओ। उस टेबल में जो बड़े वाले टेबल की कोई भी अगर डिजिट आ जाए तो वही उसका एलसीएम है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया 10, तो हम लिख लेंगे 10। तो अब इसके बाद क्या करना है? जो 2 है ऊपर वो एज इट इज रहेगा, और फिर ब्रैकेट में कुछ मल्टीप्लाई होगा इसी तरह से, और बीच में जो प्लस का साइन हो वो एज इट इज, और फिर जो 3 है वो एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट में कुछ और मल्टीप्लाई होगा। वो मल्टीप्लाई क्या होगा? अब देखो 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है, मतलब कौन से नंबर पे आता है, कितना मल्टीपल है इसका? तो 5 2 जा 10, मतलब 2 पे आता है, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट में आएगा 2। इसी तरह से 10 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई। बस ये मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है। अगर आपको स्टार्टिंग में देख रहे हो इस मेथड को, पहली बार देख रहे हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड है। 4-5 सवाल आप जैसे ही करोगे ना, तो आपको रट जाएगा ये, फिर आपको बार बार सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 अपॉन एज इट इज 10। ठीक है, ये क्या बन गया? 4 जमा 3 7 अपॉन 10, ये बन गया है। ये इसका सम आ गया बेसिकली। ठीक है, ये आपस में कट भी नहीं सकते, डिवाइड भी नहीं हो सकते। 7 और 10 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब इससे छोटा और हो नहीं सकता ये। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। 7 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 8। देखो फिर इसमें सेम मेथड, अगर देखो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में काट दें, लेकिन काटेंगे कब? जब ये दोनों कट रहे होंगे। अब देखो 7 और 12 किसी के भी टेबल में नहीं आते, मतलब कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। 2 से डिवाइड करके देखो, होगा ही नहीं। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 60 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 को कैसे करोगे 7 से डिवाइड? तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होते। तो वही हमें अपना जो यूनिवर्सल मेथड है, जो टेक एलसीएम ऑफ द बोथ डिनोमिनेटर्स, वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही मेथड लगाओगे तो आपको हमेशा इजी रहेगा, कोई टेंशन नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। अगर ये कटते भी हो ना आपस में, जैसे 5 और 8 की जगह अगर होता कि भाई 16 अपॉन 8, तो भी आप यूनिवर्सल मेथड से इसी से करते तो सोल्व हो जाता, काटने की जरूरत भी नहीं। तो इसका लेते हैं एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है? अब देखो छोटे वाले टेबल को काउंट करना शुरू करो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्या 16 आता है 12 के टेबल में? नहीं। 8 3 जा 24। क्या 24 आता है 12 के टेबल में? बिल्कुल हाँ, 24 आता है 12 के टेबल में, 2 जा पे। तो इसका मतलब 24 इसका एलसीएम हो गया। तो अब देखो 7 एज इट इज, और 12 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 12 के टेबल में 24 2 पे आता है, तो 2 प्लस 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 पे आता है। 3 पे, तो 5 तो एज इट इज है ही, और 3 ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 24 एज इट इज, कोई समस्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। 14 और 15 ये होगा 29 अपॉन 24। अब देखो 29 और 24 किसी भी टेबल से कट नहीं सकते। हालांकि आंसर तो हमारा यही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं भाई छोटे से छोटा आंसर आए। ठीक है, तो 29 क्या 2 से कट जाएगा? नहीं। 3 से 4 से, 29 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, वो तो किसी से भी नहीं कटता, तो इसका मतलब ये आपस में नहीं कटेंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -4 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 14। तो हम अपना मेन काम क्या है? दोनों का एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? जो छोटे वाला नंबर है उसका टेबल शुरू कर दो, बस बोलना। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अरे 7 2 जा पे ही आ गया 14, इसका मतलब 14 ही हमारा एलसीएम है। तो हम लिख लेंगे 4 एज इट इज
या बोले -4 एज इट इज, क्योंकि माइनस है, और ब्रैकेट में लिखेंगे 7 2 जा 14 होता है ना, तो 2 प्लस एज इट इज प्लस 14 के टेबल में 14 कितने पे आता है 1 पे, तो 3 तो एज इट इज है ही ब्रैकेट में 1, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, लेकिन माइनस का तो -8 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 14, तो 8 और 3 ऐड हो गए कितने होंगे, क्योंकि -8 है और +3 है तो -5 बच जाएगा इनमें, और अपॉन 14, तो दिस विल बी आवर आंसर। चलिए पार्ट 4 देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जैसे ये एक समझ में आ जाएगा तो आप सारे निकाल दो। पार्ट 4 तो है ही नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस। बस अब की बार सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ही मेथड आपको यूज करना है जैसे एडिशन में किया था। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर में बस ये 1-2 बात ही है, इसी की बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। एक आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको रिमाइंड करवाई जाएगी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ये अगर नहीं सीखे तो आगे आप परेशान हो जाओगे, लेकिन है बहुत इजी। 15-20 क्वेश्चन करोगे तो आपके कभी गलत ही नहीं होंगे ये। तो इसमें 6 और 4 का एलसीएम लेंगे पहले। तो 6 और 4 में जो छोटा है 4, तो उसका बस टेबल बोलना शुरू कर दो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या 12 आता है 6 के टेबल में? बिल्कुल आता है, तो बस 12 ही हमारा एलसीएम है। तो 5 यहाँ रह जाएगा एज इट इज, और 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, 2 -1 एज इट इज, और 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 जा तो 3, तो 5 2 जा 10, -1 और 3 का मल्टीप्लाई मतलब 3 रह गया अपॉन 12। तो 10 - 3 कितना होगा भाई? 10 - 3 तो 7 ही होता है, 7 अपॉन 12। ये हमारा आंसर पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 देखते हैं। बस अब थोड़ी हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 2 है 11/8 -3/4। देखो इस क्वेश्चन में हमें इजी दिख रहा है कि अगर मैं 3/4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो मैं वैसे यूनिवर्सल जो मेथड है हमारा, जो हम एलसीएम से करते हैं उससे ही करेंगे, लेकिन देखो एक इजी मेथड और दिखा रहा हूँ। आप जैसे जैसे करोगे तो आपको फिर इजी समझ में आने लग जाएगा, इजी लगने लग जाएगा सब कुछ। देखो 11/8 है, ठीक है, माइनस अगर मैं 3 को भी मतलब और 4 को भी, दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, हमारा एम क्या रहता है कि डिनोमिनेटर सेम हो। अब डिनोमिनेटर सेम मतलब 4 को मुझे 8 बनाना, 4 को मुझे 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कर दो, देखो 3/4 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो ये हो जाएगा 11/8 माइनस 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब देखो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब ऊपर वाले को मैं बिल्कुल जैसे दिख रहे हैं वैसे ही माइनस कर सकता हूँ। तो 11 में से 6 गए तो 5 बचे, तो देखो ये लिख लेता हूँ 5। 11 में से 6 गए 5 बचे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो डिनोमिनेटर एक ही आ जाएगा, तो 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जो यूनिवर्सल मेथड है एलसीएम उसी से करेंगे क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। यूनिवर्सल मेथड है, हम उसी से सोल्व करेंगे। ये मेथड आप थोड़े से इसको यूज टू हो जाओगे ना तो आप ऐसे चुटकियों में सोल्व कर लोगे इसको, कोई बड़ी माया नहीं है। तो हमारा अब देखते हैं यूनिवर्सल मेथड से जो एलसीएम मेथड है। ऐसे लाइन बनाओ, 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा? छोटे वाला जो नंबर है उसका टेबल लेना शुरू करो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया 8, तो 8 ही इसका एलसीएम है। तो 8 के ये लाइन लिख लो। 8 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 1 पे, तो 1 जा माइनस एज इट इज माइनस। 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 2 पे, तो 3 तो एज इट इज है ही और ब्रैकेट में 2। 11 एकम 11 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 8 एज इट इज, ठीक है। तो 11 में से 6 गए, कितने बचे? 5/8, ये इसका आंसर। देखो आ गया ना। यहाँ भी हमने ऐसे कर दिया एक ही स्टेप में, और यहाँ एक स्टेप शायद ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मेथड इसमें सोचना नहीं है आपको बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचना शुरू कर दोगे तो आपको ये मेथड ईजी लगने लगेगा। क्योंकि देखो ये लिखा तो है मैंने 3 दूनी या 3 को 2 से गुना करके 4, लेकिन असल में आपको किसी को पढ़ाना थोड़ी है। जब आप खुद करोगे तो आप सीधा ही इसको यहाँ 3 को 6 बना दोगे इसी के ऊपर पेन से बना के, और इसी को 4 को 8 बना दोगे। देखो अब तो खैर क्वेश्चन हो गया, अब मैं बना सकता हूँ कि 4 को हमें पता है हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो आप यहीं ऐसे कर दिया करोगे कि इक्वल करना है। अरे हाँ इक्वल है, तो 4 को 8 कैसे बनाएंगे? 2 से गुना करके, तो इसको तो 8 बना ही दो। और क्योंकि मैंने नीचे 2 से गुना किया है तो इसको भी 2 से गुना मतलब 6 बना दो।
तो आप ऐसे ही कर दिया करोगे कि 8 8 नीचे हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, नीचे इक्वल है तो ऊपर 11 माइनस 6 तो 5/8 ऐसे कर दिया करोगे आप। ठीक है, ये तो बस आप थोड़ा स्टार्ट कर रहे हो इसलिए ऐसे समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड, -7/9 -2/3। ये देखो, अब जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था ना ब्रह्मगुप्ताज लॉ कि भाई माइनस माइनस हो तो प्लस होता है, बस वही आपको रिकॉल करवाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि आप उसको रिमाइंड कर लें कि हाँ ये पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। भाई पीछे जो पढ़ा हुआ है वो भूलना नहीं है, कभी सोचो पीछे जो पढ़ा चलो उसको भूलो और ये याद करो, तो मतलब थोड़ा याद रखने की कोशिश करनी है। चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें ये खिचड़ी ना दिखे। -7/9 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2/3। अब ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 9 और 3 का एलसीएम लो। देखो अब आपको दिख गया होगा कि 3 को 9 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई, ये 9 हो जाएगा, और अगर क्योंकि मैंने नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे। 9 इनका एलसीएम क्या होगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9 तो 9 इसका एलसीएम, तो -7 एज इट इज, ब्रैकेट में आएगा 9 के टेबल में 9 आता है 1 पे, प्लस 3 के टेबल में 9 आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 पे आता है तो 2 तो एज इट इज है ही, और 3 पे 9 आता है, तो -7 × 1 -7 प्लस 2 3 6/9, तो इसका हो गया 7 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस का है तो -1 रह जाएगा /9। दिस विल बी आवर आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब सीधा मल्टीप्लाई करने हैं। ये पार्ट 1 है, 2/3 × 3/10। देखो प्रोडक्ट बहुत ईजी है। प्रोडक्ट में ना तो आपको कोई एलसीएम लेना है, जैसे हम लास्ट इसमें प्लस और माइनस में एलसीएम लेना पड़ता था। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती थी, हालांकि लंबी चौड़ी नहीं है लेकिन इसके कंपैरिजन में लंबी चौड़ी है, क्योंकि इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले मल्टीप्लाई में है और नीचे वाले उनके डिवाइड में है। देखो ये 2/3 लिखा हुआ है ना, 2/3, तो ये असल में ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसे 2 × 3 ऊपर का, और नीचे है 3 × 10 तो 3 × 10, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये दोनों इन दोनों से आपस में डिवाइड है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको सीधा ही आप कट करना शुरू कर दो, कि ऊपर वालों को डिवाइड करना शुरू कर दो। तो देखो ऊपर ये भी ऊपर रखा है और ये भी ऊपर रखा है, तो ये नीचे रखा है, तो देखो नीचे भी 3 ऊपर भी 3, तो ये कट हो सकता है। 3 1 3, 3 1 3, ये तो 1 1 हो गया। ठीक है, क्या 2 10 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। 2 1 2, 2 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 10। तो अब बस देख लो ऊपर क्या रह गया, जो ऊपर वाले हैं उनके मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, जो नीचे वाले रह गए उनको मल्टीप्लाई करके नीचे रख दो। देखो 1 × 1 कितना रह गया, एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 × 1 रह गया ऊपर, और नीचे रह गया 1 × 5, तो 1 × 5 यहाँ रह गया, तो ये फाइनली आ गया 1/5। दिस इज आवर आंसर। कितना इजी है, प्रोडक्ट करना बहुत ही इजी होता है क्योंकि उसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता ना। तो अब देखो पार्ट 2, 7/11 × 5/8। अब देखो इसमें कौन किसको काट रहा है, देखो ये आपस में भी कट सकते हैं और ये भी आपस में कट सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले से नहीं कट सकते और नीचे वाले से नहीं कट सकते, बाकी दोनों से कट सकते हैं। ये 7 इसको भी काट सकता है और ये 7 8 को भी काट सकता है, ये 5 11 को भी काट सकता है और 5 8 को भी काट सकता है, बशर्ते बस दोनों एक टेबल में आने चाहिए। अब देखो ये 7 11 को नहीं काट पाएगा क्योंकि ये दोनों एक टेबल में आते ही नहीं, 7 8 को भी नहीं काट पाएगा क्योंकि एक टेबल में नहीं आती। इसी तरह 5 है, ना तो ये 11 से कट रहा है ना ही 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब कोई कहीं से नहीं कट रहा, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई ही कर देंगे ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। 7 5 35/11 8 88। इससे ज़्यादा ये छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम काटना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से देखते हैं। 2 से क्या कट रहा है, ये बिल्कुल नहीं, 2 से ही नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा,
5 से 7 नहीं कट रहा तो किसी से कटेगा ही नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 3 देखते हैं। -4/7 इंटू 5/14। देखो प्रोडक्ट वाले में हमें माइनस की भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले थे उनमें तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता था लास्ट में कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। अगर नेगेटिव वाला बड़ा होता था तो नेगेटिव का साइन आता था, और नेगेटिव वाला छोटा होता था तो पॉजिटिव का साइन आता था, क्योंकि लास्ट में जब एडिशन करते थे। लेकिन प्रोडक्ट वाले में आपको ध्यान ही नहीं रखना है, बस आपको ये देखना है नेगेटिव साइन है कितने। अब एक ही नेगेटिव साइन है तो बस हमें कैलकुलेशन करने से पहले ही पता है कि आंसर नेगेटिव आना है, क्योंकि ब्रह्मगुप्ता का लॉ है कि 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनमें से एक नेगेटिव है, मतलब धन इंटू ऋण, या बोले फॉर्च्यून इंटू डेट, तो हमेशा डेट आएगा, तो ये आंसर नेगेटिव ही आएगा, डेट ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। आप देखो कौन किससे को काट सकता है। देखो 7 14 को नहीं काट सकता क्योंकि दोनों नीचे हैं। क्या 4 14 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। ये दोनों किसके टेबल से कट सकते हैं? 2 के टेबल से कट रहे हैं। देखो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब देखो और आगे क्या कट रहा है, 2 7 को नहीं काट पाएगा। ठीक है, 5 से भी कोई नहीं कट रहा, तो बस और ज़्यादा ये नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5 2 जा 10 और नीचे 7 7 जा 49। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड के लिए। देखो पार्ट 1 क्या कहता है, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। फाइंड द कोशेंट। कोशेंट क्या होता है? कोशेंट भूल तो नहीं गए आप? कोशेंट होता है जब भी हम डिवाइड करते हैं नंबर को, तो यहाँ होता है डिविडेंड, यहाँ होता है डिवाइजर या डिवीजर जो भी, और यहाँ इस तरफ आता है कोशेंट, और ये पूरा सोल्व करने के बाद यहाँ आता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। ये सिंपली यही कह रहा है कि भाई इसको सिंपलीफाई कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन ही आएगा। भाई डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन ही तो आता है। ये तो किसी को अगर नहीं पता कि क्वेश्चन क्या होता है, बस वो जान ले कि क्वेश्चन क्या होता है। अदरवाइज ये सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखो जो डिवाइड करने वाला ना, उसमें एक स्टेप बस एक्स्ट्रा है। वो स्टेप एक्स्ट्रा क्या है कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन 2 दिए गए हों और बीच में डिवाइड लगाया गया हो, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई बनाना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे बनाएंगे? ये जो राइट साइड में टर्म लिखी हुई ना, जो फ्रैक्शन लिखा हो, इसको बस पलट देंगे तो ये बीच वाला साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें यही स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप में ही हम क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज और मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे। क्यों? क्योंकि राइट साइड वाले को हमने पलट दिया। बस अब देखो स्टार्टिंग में बच्चे ये गलती करते हैं कि अच्छा सीधा देखा, बस इजी सा लगा, अरे वाह 3 से 3 कट रहा है तो सीधा ही काट दिया। नहीं नहीं, बीच में डिवाइड है बेटा, ये तो देख ले। मल्टीप्लाई होता तब आप काट सकते थे, डिवाइड होता तो नहीं काट सकते आप। पहले इसको मल्टीप्लाई साइन बनाओ, तो मल्टीप्लाई साइन बनाने के लिए हमने इसको पलट दिया। तो अब पलटने के बाद देखो 3 से 3 नहीं कट सकता क्योंकि एक ही साइड आगे दोनों, तो अब नहीं कटेगा। तो अब तो बस ऊपर नीचे ही कटेगा। लेकिन देखो ना तो 2 से 3 कट रहा है कोई भी, और ना ही 10 3 से कट रहा है। तो सिंपली 2 10s are 20 और 3 3s are 9। यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 कहता है 7/11 डिवाइडेड 5/8। तो बस डिवीजन में सिर्फ एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। तो 7/11 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने राइट साइड वाले को पलट दिया है, तो पलट दो बस। अब देखो क्या कोई कट रहा है ऊपर नीचे? 7 से 11 भी नहीं कट सकता, 7 से 5 भी नहीं कट सकता, 8 से 11 भी नहीं कट सकता, 8 से 5 भी नहीं कट सकता। तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। 7 8 जार 56, 11 5 जार 55। ये आंसर हो गया हमारा। थर्ड पार्ट है -4/7 डिवाइडेड 5/14। देखो ये मैंने लिखते ही पहले ही देख लिया कि 7 और 14 एक ही डायरेक्शन में है, तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे कटेंगे नहीं, लेकिन ये भी तो है कि बीच में डिवाइड है। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये 14 ऊपर चला जाएगा और 7 के टेबल में 14 आएगा। तो चलो अपना जो डिवीजन का एकमात्र स्टेप है वो कर लेते हैं। -4/7 इंटू कर देंगे 14/5। अब देखो कट सकता है, तो 7 1 जार 7 और 7 2 जार 14। अब देखो 2 और 4 ऊपर रह गया और 1 और 5 नीचे रह गया, कोई भी किसी से नहीं कट सकता। अब तो हम लिख देंगे माइनस एज इट इज आएगा, और 4 2 जार 8 रह गए ऊपर
और नीचे क्या रहेगा 1 इंटू 5, 5। बस ये हमारा आंसर है। था ना इजी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही इजी रहते हैं इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड एक कैलकुलेशन करने के लिए दी गई है और राइट हैंड साइड एक कैलकुलेशन करने के लिए दी गई है। चलो इसको लिख लेते हैं। देखो ये असल में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही तो होती है कि भाई अगर a इंटू है b प्लस सी के ब्रैकेट में, ठीक है, तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जो बाहर लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस या माइनस होके 2 टर्म लिखी हुई है, 3 4 कितनी भी टर्म है, तो ये बाहर वाला ब्रैकेट के सभी टर्मों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a इंटू बी, मतलब पहले तो a b से मल्टीप्लाई होगा और फिर a c से मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेकंड टर्म से, ठीक है। तो ए बी प्लस ए सी, ये इसका रिजल्ट आता है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और यही इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो हाफ प्लस 3/4 के ब्रैकेट बना के और बाहर इनटू में लिखा है 8/3। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 8/3 एक बार तो हाफ से मल्टीप्लाई होगा जाके, प्लस एक बार होगा 3/4 से। तो देखो इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया 8/3 से एक बार, प्लस 3/4 से कर दिया एक बार 8/3 को। तो वैसे ही ये इक्वल है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के हिसाब से भी ये इक्वल है, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो। तो ठीक है, हम प्रूव कर देते हैं कि ये इक्वल ही होते हैं। चलिए निकालते हैं इसको। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैसे ही इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करते हैं, जैसे इन्होंने दिया गया ना वैसे ही करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई नहीं करते, क्योंकि जैसे ही मैं इसको अंदर करूँगा तो ये तो इधर वाला जो LHS है, जो RHS है, वो LHS के इक्वल हो जाएगा। ये LHS है और ये RHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं LHS को। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अंदर सिर्फ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है 2 और 4, 2 और 4 का जो LCM है वो क्या होएगा, 2 का टेबल लेंगे, मतलब छोटे वाले का टेबल लेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो 4 इसका LCM हो गया। तो अब देखो 2 के टेबल में 4 कितने पे आया था, 2 पे, तो 1 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा और इंटू 2, प्लस 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे, तो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। और ये सब ब्रैकेट में रहेगा, बाहर रहेगा 8/3 इंटू में, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, ये हो गया 3 1 3 और ये 2 1 2, तो 5 ऊपर हो गया और 4 नीचे और 8/3 यहाँ हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब नेक्स्ट स्टेप वो बस मल्टीप्लाई वाला बन गया। अब मल्टीप्लाई वाला बन गया तो अब काट सकते हैं इसको। तो 4 देखो काट सकता है किसको, 4 काट रहा है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, तो लिख देंगे 5 2 जा 10 अपॉन 1 3 जा 3। ये लो जी, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 10/3 आ गया। क्या ये RHS के इक्वल आता है? चलो देख लेते हैं। RHS क्या कहता है, RHS कहता है कि सबसे पहले इनको सोल्व करो। तो सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे, तो मैं इनको यहाँ एक बार फिर से लिख लेता हूँ काटने के लिए। हाफ इंटू 8/3 है, यहाँ 3/4 इंटू 8/3 है। तो काटो इनको, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, मतलब इनमें मैं काट पिटाई कर सकता हूँ और इनमें आपस में काट पिटाई कर सकता हूँ। तो करो इनमें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इससे ज़्यादा कट नहीं रहा है। इधर भी काट के देखते हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये 3 भी कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब जो भी इसमें बच गया वो लिख लेते हैं। तो 1 इंटू 4 बच गया, तो 4 अपॉन क्या बचा, 1 इंटू 3, तो 3 प्लस साइन एज इट इज़, और ऊपर क्या बचा 1 इंटू 2 और 1 1 जा 1, ये बचा। तो अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम लो, 3 आएगा, तो यहाँ 4 एज इट इज़, 3 के टेबल में 3 1 पे, प्लस 2 एज इट इज़, 1 के टेबल में 3 पे आता है, तो 3। अब ये हो गया 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये हो गया 10 टोटल अपॉन 3। आ गए ना दोनों इक्वल। जो LHS था
10/3 वो RHS 10/3 के इक्वल आता है। यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसको भी हमने प्रूव कर दिया है कि वो इक्वल ही होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे ही कुछ लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इक्वल ही होती है, हमने प्रूव कर दिया है यहाँ। तो ठीक है, फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी दी गई है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में शो करा था ना, प्रूव करी थी, वही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसी को कह रहा है कि यूज करो। पिछले क्वेश्चन में हमने यूज नहीं करी थी, सिर्फ प्रूव करी थी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस बार आप यूज कर सकते हो, पिछली बार आपने यूज नहीं करी थी ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 7/9 ब्रैकेट में है 6/7 माइनस 3/4। तो देखो दो तरीके हैं ना कि भाई एक बार तो मैं ब्रैकेट के अंदर अंदर वाला सोल्व कर लूँ जैसे पिछले में किया था, और बाहर वाले को लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी यही थी ना कि अगर बाहर कुछ रखा है और अंदर जो भी है ब्रैकेट के, उससे एक एक बार बाहर वाला दोनों से मल्टीप्लाई होएगा, A इंटू बी होएगा, फिर A इंटू सी होएगा। तो बस यही करना है, लिख दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7/9 इंटू 6/7, मतलब ये एक बार इससे मल्टीप्लाई और फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई। तो माइनस का साइन एज इट इज माइनस हो गया, -7/9 इंटू 3/4। ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ है, ठीक है, इसको ढंग से लिख देंगे नेक्स्ट में। अब देखो ये दोनों अलग अलग बन चुके हैं, देखो ये अलग है और बीच में माइनस का साइन है, फिर ये अलग है। अब देखो इनमें हम काट पिटाई कर सकते हैं आपस में। तो देखो 7 से 7 कट गया और 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ऊपर क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया, 2 अपॉन नीचे क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया, और माइनस का साइन एज इट इज। और इसमें भी देखो कौन कट रहा है, 7 से 4 नहीं कट सकता, 7 से 9 भी नहीं कट सकता, 3 से 9 कर सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ऊपर कौन रह गया, 7 1 ज़ा 7 अपॉन 4 3 12। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब 3 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12, 2 एज इट इज। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 चौक 12 4 पे, तो 4 लिख लेंगे यहाँ, -7 एज इट इज। 12 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 1 पे, तो ब्रैकेट में 1, 4 दूनी 8 -7, 1 अपॉन नीचे 12। बस ये है हमारा आंसर। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके निकाल दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। कहते हैं कि कोई रैशनल नंबर, मतलब इस बार एक जो टर्म है उसकी वैल्यू बताई ही नहीं गई। चलो लिख लेते हैं इसको, 5/6 इंटू एक्स प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू एक्स प्लस हाफ। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया गया है और कह रहे हैं कि x की वैल्यू निकालो। x देखो दोनों तरफ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, जो कॉम्प्लिकेटिव है पहले उसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, इसको एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसको एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो कर देते हैं 5/6 इंटू एक्स यहाँ में प्लस 5/6 इंटू 3/5। यहाँ भी इंटू लगा सकते हैं, लेकिन एक्स ही है तो मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए इंटू नहीं लगाया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, गलत नहीं होता। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो देखो कोई कट रहा है, देखो यहाँ तो कट ही नहीं सकता, ऑब्वियसली एक्स है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पता ही नहीं, तो काटेंगे किसको। तो यहाँ देखो इस वाले में, इसमें 3 से 6 कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, और 5 से 5 कट गया, 1 पे, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 5/6 एक्स, तो ये था ही, प्लस यहाँ क्या बचा 1 इंटू 1, तो 1/2 इंटू 1 2। तो ये देखो अब हमारा जो RHS था वो कितना था, वो भी सेम ही था, RHS को भी लिखो,
इज इक्वल्स टू करके, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया तो इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ प्लस हाफ। देखो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो LHS था, LHS जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ रही है। ध्यान से देखो 5/6 इंटू एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू 5/6 एक्स प्लस हाफ, तो बिल्कुल ही सेम आ गया। तो ये एक कंडीशन अलग ही बन गई कि इसको आगे हम सोल्व ही नहीं कर सकते, बस हमें यहीं दिख गया कि ये दोनों इक्वल है। हम क्या सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इसका मतलब हम देखो ये तो यही बात हो गई ना, यही बात हो गई कि दो बंदे हैं, दोनों को अगर आप कह दो कि भाई आप काम करो आपको सैलरी में मिलेगा 10 रुपये प्लस एक गोल्ड कॉइन, मान लिया मैं इसको ये बोल दूं आपको मिलेगा 10 रुपये और गोल्ड कॉइन, और आपको भी मिलेगा भाई 10 रुपये प्लस एक गोल्ड कॉइन, मान लिया मैं इसको भी ये कह देता हूँ, दोनों को ऐसे ऐसे मिलेगा। तो ये इस बात पे थोड़ी ना झगड़ा करेंगे कि नहीं नहीं इसको ज़्यादा दिया इसको कम दिया, अरे भाई बराबर दिया है। आपको ये जानने के लिए इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोल्ड की कॉइन की वैल्यू कितनी है, कितनी भी हो है तो बराबर। अगर कल को गोल्ड की वैल्यू 1 लाख हो जाए 2 लाख हो जाए तो दोनों को इक्वली तो मिलेगा। तो इसका मतलब सेम केस यही है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दोगे तो वो तो इक्वल ही आनी है, क्योंकि दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इक्वेशन विल बी ट्रू, ये ट्रू होगी किसके लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। भाई एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दोगे ना तो ये इक्वल ही आनी है, चाहे एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रख दो तो भी इक्वल आएगा क्योंकि दोनों साइड सेम है, एक्स की वैल्यू 10 करोड़ रख दो तो भी इक्वल ही आएगा। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ये इक्वल ही आनी है इक्वेशन। तो इसीलिए हमको स्पेसिफिकली ये नहीं बताएंगे कि एक्स की वैल्यू इतनी है क्योंकि है इक्वल। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा।